आज का जो टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली आपका ये 12 में है, पढ़ना होता है। ये बीकॉम में भी है, ये एमकॉम में भी है और एमबीए वगैरह लोग करते हैं उसमें भी पढ़ने को मिलता है। लेकिन सब में एक चीज़, बहुत सारा कॉमन चीज़ है। बहुत लोग ये, उन लोगों को दिक्कत है कि कैश फ्लो समझ में नहीं आता। एग्जाम में जाते जाते वो चार्ट भूल जाते हैं कि जो चार्ट पे हम लोग करके जाते हैं वो एग्जाम तक हम लोग के दिमाग में रहता नहीं है, भूल जाते हैं। वो प्रेशर की वजह से आपके दिमाग से निकल जाता है। देखिए, मेरा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंट्स का बहुत ही आसान चैप्टर में से एक चैप्टर है। इसको बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ उसको आप थोड़ा केयर करना, और कभी वीडियो को पार करके मत देखना, नहीं तो आपको जरा सा भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। अगर आप रेगुलर कंटिन्यू अगर आप देखते हो तो हर एक चीज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा और आसान तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अपना तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ कैश पैसा, रोकड़ा, फ्लो का मतलब होता है बहाव, बहना, और स्टेटमेंट का मतलब स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो के बारे में बात करता है। किस चीज का इनफ्लो भाई? कैश का इनफ्लो। किस किस रूप में बिजनेस में पैसा आ रहा है और किस किस रूप में बिजनेस से पैसा जा रहा है, इसी का एक स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली जो इस्तेमाल होती है, तैयार की जाती है, वो इनडायरेक्ट मेथड से। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये तैयार कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग तैयार करते हैं इसको 3 पार्ट में तोड़ा गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्ट एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्ट। एक्ट का मतलब एक्टिविटीज है यहाँ पर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो इसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले एक हम छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग रख लेते हैं कि एक घर है, एक घर में 3 बहन हैं। एक घर में 3 बहन हैं। सबसे बड़ी ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। 3 बहन है और ये जो 3 बहन है इन तीनों का उसके अपने घर में काम बांट दिया गया है। काम क्या बटा है? बड़ी वाली बहन के हिस्से में आया है कि आपको करना है सुबह, दोपहर और शाम ये जितनी भी झाड़ू है, पोछा है, साफ है, सफाइया है का जिम्मेदारी इसको दिया गया। किसको दिया गया? बड़ी वाले को। किसको मिला है? ये बड़ी बहन जो है उसको मिला। उसके बाद जो 2 नंबर पे है उसको क्या मिला है? इसको मिला है कि आपको जो सुबह है, दोपहर है, रात का है, ये 3 टाइम का खाना बनाने की जिम्मेदारी दूसरे वाले को मिला। तीसरे वाले के हिस्से में कौन सा काम गया? तीसरे वाली बहन के हिस्से में गया है बर्तन धोना। क्या धोना? बर्तन धोना का काम 3 टाइम का किसको मिला है? छोटी वाली को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ बर्तन धोने को मिले, हो सकता है कि और भी काम बढ़ सकता है। तो देखिए, बड़ी वाली में कोई काम नहीं बढ़ने वाला, बड़ी का काम फिक्स है। उसके छोटी वाले का भी काम फिक्स है, उसका जो उससे भी जो छोटी है इसका काम बढ़ेगा। इसका काम क्या बढ़ने वाला है? देखो, इसको मिला क्या? हाँ ठीक है, आपको बर्तन धोना है, साथ ही साथ घर के बाहर जाके, क्योंकि भाई है ही नहीं इसके घर में, तो बाहर जाके घर का जो भी सब्जी वगैरह भी लाने का काम इसको दिया गया है। और छोटे छोटे जो सामान है, जो जरूरत की चीजें हैं घर की, वो भी लाने की जिम्मेदारी सबसे छोटी बहन के ऊपर है। उसी तरह यहाँ कैश फ्लो
का भी यहाँ पे 3 बेटी है। पहला बेटी का नाम है, देखिएगा ध्यान से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी बेटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी बेटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जिस तरह से एक घर में तीनों का काम बटा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे भी कैश फ्लो में क्या है कि इन 3 पार्ट में जो तोड़ा गया, तीनों का अपना अपना काम है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग का काम फाइनेंसिंग करेगा, फाइनेंसिंग का काम इन्वेस्टिंग करेगा, या इन्वेस्टिंग का काम ऑपरेटिंग करेगा। तीनों का अपना अपना सेपरेट वर्क है, सेपरेट काम है, तीनों अपना अपना डील करेगा। तो यहाँ पे जो बन लो डील करने की बात आ रही है, तो कौन किसको डील करेगा ये जानना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैश फ्लो का एक चार्ट आपको जब कराएंगे तो उसमें जनरली क्या होता है कि बहुत सारा आइटम प्लस होगा, बहुत सारा आइटम माइनस होगा। तो होता क्या कि एग्जाम में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि वो हम लोग प्रेशर में, वो दिमाग के टेंशन में वो निकल जाता है, वो प्लस वाला माइनस कर बैठते हैं, माइनस वाला प्लस कर बैठते हैं। तो वो गलती आपसे ना हो, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको समझा रहे हैं। ये चीज अगर समझ में आएगा तो फिर आपको किसी भी तरह का कैश फ्लो, कितना भी टफ हो, कितना भी आसान हो, कैसा भी हो, आप बड़ा आसानी से ही आप उसको बना लोगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग को क्या काम मिला है। इन्वेस्टिंग को काम मिला है कि भाई साहब आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को आप डील करेंगे। किसको डील करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स को। फाइनेंसिंग को काम मिला है कि भाई साहब आपको फिक्स्ड लायबिलिटीज का डील करना है। तो देखिए एक बैलेंस शीट जो आपका 2013 के बाद जो रिवाइज्ड हुआ है वो आपको मिलेगा, बना बना एक बैलेंस शीट मिलेगा, जिसमें एक लायबिलिटीज मतलब पार्ट होगा, पक्ष होगा, एक आपका असेट्स का साइड होगा। तो देखिए उसमें आपका एक करेंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स्ड लायबिलिटीज है। तो देखिए जो बैलेंस शीट में मोटा मोटी तौर पे वही 4 चीज होती है। तो उसमें से 2 चीज तो आपका ये ले लिया, एक फाइनेंसिंग बोला कि भैया फिक्स्ड लायबिलिटी हमको दे दो, हम देखेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का काम इसको मिल गया। बाकी का काम किसको मिला? जैसे कि अभी हम बताएं कि 3 बहन का एग्जांपल है, एक को मिल गया भैया खाना बनाओ, एक को मिला कि झाड़ू पोछा करो, बाकी जो काम घर का कौन करेगा? छोटी वाली। तो उसी तरह यहाँ पे सबसे जो छोटी है उसका नाम है ऑपरेटिंग। क्या है? ऑपरेटिंग। तो ये किसको डील करेगा? ये आपको डील करने जा रहा है करेंट असेट्स प्लस करेंट लायबिलिटीज को। तो ये इन लोगों का डील है। कौन? ये इसका काम नहीं करेगा, ये इसका काम नहीं करेगा, सबका अपना अपना काम बढ़ गया। अब बात करते हैं कि बहुत लोगों को दिक्कत होता है कि फिक्स्ड लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, फिक्स्ड असेट्स में क्या क्या आ रहा था। जनरली तो लोग पढ़े ही होते हैं, इसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा, 1-2 एग्जांपल आपको दे दे रहा। देखिए फिक्स्ड असेट्स में जैसे आपका आ गया है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर वगैरह हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। और फिक्स्ड लायबिलिटीज की बात करें तो फिक्स्ड लायबिलिटीज में आपका आ गया शेयर कैपिटल, दोनों तरह का शेयर हो गया, इक्विटी भी हो गया और प्रेफरेंस भी आएगा इसमें। उसके बाद आ गया आपका डिवेंचर, उसके बाद आपका आ गया बैंक लोन, बैंक लोन हो गया। अब यह हर तरह का लोन, या पार्टनर के नाम का लोन हो या उसकी वाइफ के नाम का लोन हो, वो सब आपका फाइनेंसिंग एक्ट में डील होगा। तो देखिए फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज हो गया। करंट असेट्स में क्या आता है? करंट असेट्स में आता है डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जिसको शॉर्ट में बीआर लिखते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये बदला हुआ नाम आपको क्या मिलेगा इसका? ट्रेड रिसीवेबल, ये बदला हुआ नाम है। उसके बाद आपको मिलेगा स्टॉक। स्टॉक अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो इसके बदला ये आपका दिया रहेगा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री हो गया। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आ जाइए
करंट लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स हो गया, यहाँ पे आपका बीपी हो गया, या फिर आपका इस नाम से दिया रहेगा ट्रेड पेबल। उसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। इसके अलावा बहुत सारा और भी लायबिलिटीज है करंट एसेट्स में, बहुत सारा करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है। जनरली एक छोटा सा आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे किस तरह का लायबिलिटी इसमें डील होगा। तो इस हमने बताया कि आपको कि देखिए एक काम फाइनेंसिंग का फिक्स है और फिक्स लायबिलिटी देख रहा, फाइनेंसिंग, फिक्स्ड एसेट्स देख रहा है, इन्वेस्टिंग, तो बाकी जो काम मिला है ऑपरेटिंग का। तो सिर्फ इसका यही काम नहीं रह गया, इसका और भी काम बढ़ने वाला है। इसका क्या काम बढ़ने वाला है, ये डील करेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, ये डील करेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं किसको, देखिए जनरल सिंपल सा चीज है, जिस एंट्री में कैश नहीं आ रहा है वो आपका नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट हो सकता है, या आप इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की जगह नॉन कैश आइटम भी इसको लिख सकते हैं। तो नॉन, जैसे कि अभी एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में बहुत सारे स्टाफ जो काम कर रहे हैं, अगर मैं उसका सैलरी रोक दूं, उन लोगों को सैलरी ना दूं, तो वो क्या मेरे बिजनेस में काम करेंगे? नहीं करेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, मेरा बिजनेस भी ठप हो जाएगा अगर मैं उसको पैसा पेमेंट नहीं करता, क्योंकि वो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए सैलरी जो आपका होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। लेकिन मान लीजिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे फर्नीचर वगैरह लगा हुआ है, तो ये फर्नीचर का कीमत कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इससे बिजनेस की सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऐसे डेप्रिसिएशन, इसमें आपका जो फिक्स जो भी एसेट्स का कीमत जो कम हो रहा है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो देखिए डेप्रिसिएशन का जब एंट्री होता है तो उसमें कैश नहीं होता। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, या मशीन के ऊपर चार्ज किया तो टू मशीनरी। तो यहाँ पे इसकी कीमत बढ़े घटे, इस पे बिजनेस के सेहत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए वो ये आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। उसी तरह नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। इसके बाद भी इसका काम जो बढ़ने वाला है वो है पीएल प्लस एप्रोप्रिएशन। पीएल प्लस एप्रोप्रिएशन, देखिए इसका और भी काम क्या है कि जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा तो सबसे पहले आपका देखिए पीएल, वहां पे बैलेंस शीट से आपको पीएल लेना होगा, जहां स्टेटमेंट ऑफ पीएल के नाम से या रिटेन अर्निंग के नाम से, या दोनों नहीं दिया रहेगा तो किसको हम लोग लेके चल सकते हैं, उसके बारे में आगे जाके डिस्कशन होगा। लेकिन जनरली आपके क्वेश्चन में पीएल के बारे में दिया रहेगा। पीएल को लेंगे और पीएल के साथ साथ एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन मतलब जो पीएल से कट के अलग हो चुका उन सबको पकड़ के लेके आके पीएल में क्या कर देना, जोड़ देना, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, एप्रोप्रिएशन में जो पीएल से कट के अलग हुआ है उसमें आता है आपका G/R, जनरल रिजर्व हो गया आपका, फिर आपका डिविडेंड आ जाए। डिविडेंड क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, ये पीएल से ही कटता है, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स आप कब देते हैं, जब आपको जाहिर सा बात प्रॉफिट होता है, पीएल से ही वो कटता है, तो उसको भी आपको बैक करना होगा, इसमें इसको जोड़ना होगा। तो ये आपका ये हो गया, इतना सारा वर्क हो गया। जो जैसे कि जो बताया गया कि एक एग्जांपल के माध्यम से कि आपका जो छोटी बहन है उसका काम बहुत ज्यादा, मतलब कि उस लड़की का काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसी तरह इसका ऑपरेटिंग का कुछ ज्यादा ही काम है। इनों काम बड़ा आसान है लेकिन इसका वर्क कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, जो बड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा कि यहीं पे मेन आपका लॉजिक भी है और इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए जनरली हम लोग जब चार्ट करते हैं कैश फ्लो का, तो ये बता दिया जाता है कि भाई ये आइटम प्लस होगा, ये आइटम माइनस होगा, ये आइटम माइनस होगा, ये आइटम प्लस होगा। तो प्लस माइनस आइटम तो बहुत सारे जनरली लोग रट लेते हैं, लेकिन रटना सही समाधान नहीं है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ेगा एग्जाम का, एग्जाम में बैठे हुए वो दिमाग से निकल भी सकता है। तो वो ना निकले उसके लिए एक छोटा सा आपको यहाँ पे लॉजिक अपनाना है। लॉजिक क्या है, देखो जब आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बनाते हो तो इसमें आपको फिल करना है, क्या फिल करना है,
कि पैसा का आना पैसे का जाना, इफ कैश कम्स इन, वो आइटम को आप प्लस करोगे, और इफ कैश गोज आउट, उस आइटम को आप माइनस करोगे। इसमें भी सेम है, आपका है इफ कैश कम्स इन, इफ कैश गोज आउट। अगर ये आइटम आ रहा है तो कैश आ रहा है तो प्लस करिएगा, और पैसा जा रहा है तो माइनस करिएगा। लेकिन इसमें जो है पैसे का आना पैसे का जाना नहीं देख के, इसमें आप फिल करिएगा लॉस और प्रॉफिट। क्या फिल करिएगा? इफ यू फील लिख देते हैं, इफ यू फील लॉस, तो इस आइटम को आप प्लस करिएगा। अगर आपको फील होता है गेन का, या प्रॉफिट बोल सकते हो उसको, प्रॉफिट का, तो इस आइटम को आपको माइनस करना। तो देखिए यही बस चीज है। सबसे पहले चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि इन्वेस्टिंग का वर्क क्या है, इन्वेस्टिंग किसको डील करेगा। तो इन्वेस्टिंग डील करेगा फिक्स्ड एसेट्स को, फाइनेंसिंग डील करेगा फिक्स्ड लायबिलिटीज को, और ऑपरेटिंग का तो वो देख ही रहे, बहुत सारा उसका भी वर्क है, ये सारा वर्क करेगा ये। तो इसमें पैसे का आना पैसे का जाना, पैसा अगर आ रहा है वो आइटम प्लस में करने वाले हैं, क्योंकि अभी चार्ट बताया नहीं गया। चार्ट आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका डिस्कस करेंगे, पूरे चार्ट के ऊपर पूरा चार्ट आपको करवाएंगे, और वो चार्ट बहुत अच्छे से आपको उस समय समझ में आएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो जो पैसा आएगा वो आइटम को प्लस करेंगे, अगर पैसा जाता है तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। सेम इसमें भी है, इसमें फील करना है प्रॉफिट और लॉस। इसका एक एग्जांपल अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका एक छोटे छोटे एग्जांपल हम दे दे रहे हैं कि क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और देखिए एक चीज और है कि हम तो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बताएं, तो जनरली इसमें फिक्स में टेंजिबल एसेट्स ही आता है। दो है हो गया आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो इनटेंजिबल में आपका आता है गुडविल। अब गुडविल के बारे में है, ये जनरली आपका अमाउंट देखिएगा हमेशा ये घटेगा, 99.9% केस में क्वेश्चन जो होगा गुडविल हमेशा घटेगा। तो जो इनटेंजिबल एसेट्स अगर आपका घट रहा है तो उसको हम लोग जो डील करेंगे वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड लॉसेस में, ताकि गुडविल आपको रिटर्न ऑफ करना है। जैसे डेप्रिसिएशन है उसी तरह गुडविल अगर कम हो रहा है तो वो एमोर्टाइजेशन बोल सकते हो, या गुडविल रिटर्न ऑफ, तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो वो चार्ट में भी आपका हम क्लियर कर देंगे। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से देखो, इसको समझो, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक एक एग्जांपल सबका बता रहे हैं, इन्वेस्टिंग का, ऑपरेटिंग का और फाइनेंसिंग का। तो आप ध्यान से इसको मैं मिटा दे रहा अभी। चलिए, तो अब आप थोड़ा सा इसको नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने का चीज है। जैसे कि देखिए एक आपका बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, इस तरह का आपका 2 इयर्स का मिलेगा आपको। बात करते हैं, ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया आपका करंट ईयर, या करंट ईयर पहले रख सकते हो, प्रीवियस ईयर बाद में रख दो, इसका कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टिकुलर्स हो गया, क्योंकि 2013 के बाद आपका ज्यादातर आपका वर्टिकल फॉर्मेट में ही आपका बैलेंस शीट है। इसमें आपका दिया हुआ है, सपोज मान लीजिए हम लोग बात करते हैं डेटर्स है 5000, हो गया आपका 7000। ये मान लीजिए स्टॉक है 4000, ये हो गया आपका 1000। ये आपका केटर्स है 6000, ये हो गया 8000। ये आपका आउटस्टैंडिंग मान लीजिए सैलरी है 3000, ये आपका हो गया
1000। तो ये देखिए, ये करंट असेट्स के बारे, ये करंट असेट्स का सारा चीज हो गया। तो इसको हम लोग इसमें क्या फिल करने के लिए आपको बोला गया, प्रॉफिट और लॉस। तो जनरली देखिए, असेट्स का मतलब ये जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, और लायबिलिटी का मतलब जो फ्यूचर में आप किसी को देने वाले, यहीं से आपको फिल करना है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। लेकिन उससे पहले, फिल करने से पहले आप पहले एक चीज सिंपल सा आप लिख लो कि, क्योंकि जो चार्ट जब होगा तो उस चार्ट में मैं आपको बताने जा रहा कि उसमें बताऊंगा कि इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट असेट्स, ये टॉपिक आने वाला है। प्लस माइनस वहां पे हम करेंगे, लेकिन वो प्लस माइनस जो हम लोग कर रहे हैं उससे बेहतर है कि अगर हम उसको तोड़ ले तो वो बड़ा आसान हो जाएगा समझना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए डेटर है, जो डेटर का मतलब क्या होगा, जो पैसा जितना भी असेट्स है, ये मान के चलो कि जो हमको मिलने वाला है, फ्यूचर में हमको मिलने वाला है। तो डेटर में आपका 5000 था, हो गया 7000, 5000 था, हो गया आपका 7000। तो देखो, ये इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, ये आपका इंक्रीज हो रहा, ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज इन डेटर 5000 से 7000 हो गया, ये आपका 2000। उसके बाद स्टॉक जो है, चलो इसको करें, इंक्रीज इन डेटर है 5000, मतलब कि 5000 रुपये आपको पिछले साल लेना था। पीवाई का मतलब प्रीवियस ईयर हुआ, सीवाई का मतलब करंट ईयर हुआ। तो भी ना समझ में आए तो पी से पिछला 80 से जो अभी चल रहा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5000 था, फिर 7000 हो गया, मतलब 5000 लेना था। अब मालूम चला करंट ईयर में आके नहीं, 5000 नहीं, 7000 रुपया लेना है, 7000 लेना। तो आपको क्या फिल कराया, ये आपको प्रॉफिट का फिल कराया। अब प्रॉफिट का आइटम हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ये अकॉर्डिंग टू चार्ट, आपका चार्ट के अनुसार ये आपका माइनस होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे समझा दी कि माइनस क्यों हुआ। फिर है स्टॉक है, 4000 से 1000 हो गया, तो ये आपका डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक इन्वेंट्री, जो लिखना लिख सकते हो। 4000 से 1000 हो गया, तो ये आपका हो गया 3000। जहां आपको 4000, पिछले साल आपको पता था कि हमको 4000 लेना है, लेकिन इस साल पता चला कि 1000 मिलेगा, तो 3000 का जाहिर सा बात है कि ये लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस जो होगा उसको ब्रैकेट से नहीं घेरना है, और जो प्रॉफिट होगा उसको ब्रैकेट से घेरने का मतलब है कि वो माइनस हो गया। फिर हम बात करते हैं केटर्स का। तो केटर्स की बात करते हैं, तो केटर्स केटर्स 6000 से 8000 हो गया। ये पहले देखो कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन केटर्स, इंक्रीज इन केटर्स हो गया। 6000 था, 8000 हो गया, 2000 का फर्क हो गया, ठीक है। तो देखो, लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो लायबिलिटीज का मतलब ये यहाँ पे करना है कि हमको किसी को देना, फ्यूचर में देना। तो फ्यूचर में क्या, देखो पहले हमको देना था 6000, अब मालूम चला कि नहीं भाई 6000 नहीं है, 8000 कर्ज है, तो 8000 देना है, तो ये मेरे को क्या फील कराएगा, जाहिर सा है ये मेरे को लॉस का फील कराएगा। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है, पहले देख लो डिक्रीज हो रहा कि इंक्रीज हो रहा, तो ये आपका यहां से डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी। 3000 से आपका 1000 हो गया, तो कितना हुआ, ये 2000 हो गया, मतलब 3000 रुपए का कर्ज था। अब मालूम चला कि नहीं 3000 नहीं, 1000 ही देना है, तो 2000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट का फील हो गया। अब प्रॉफिट जो होता है वो आइटम हमको माइनस करेंगे। तो देखिए, ये हो गया आपका करंट एसेट्स का डील, और ये हो गया आपका करंट लायबिलिटी का डील। जितना भी लॉस है वो प्लस हो गया है, जितना भी प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पर माइनस हो गया। तो ये आपका चीज हो गया, आपका ये आपको ऑपरेटिंग का इफेक्ट बता दिए कि कैसे आपको फील करना है, ठीक है। अब जैसे कि और सब चीज है, जैसे डेप्रिसिएशन है, जाहिर सा बात है अगर मेरा कोई असेट्स है, जैसे कि ये मेरा मोबाइल है, इसका कीमत अगर मान लो मैंने 10,000 में लिया था, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर में ये 9,000 का हो जाए, तो 1000 मेरे लिए लॉस है, ठीक है। उसी तरह से डेप्रिसिएशन भी लॉस है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग चार्ट बनाएंगे उसमें कैश फ्लो का, तो उसमें उसको प्लस करने वाले हैं। तो फिलहाल इसको आप इसको अच्छे से देख लो, इसको मैं मिटा दे रहा।
अब मैं बात कर रहा फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड लायबिलिटी का। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा, जैसे कि मान लो आपका दिया हुआ है फर्नीचर, ये 6000 था, 10,000 हो गया। ये मशीनरी है, ये आपका 4000 था, ये आपका 1000 हो गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है कि आपके पास फर्नीचर पिछले साल 6000 का था, इस साल आपके पास 10,000 है। जैसे मान लीजिए अब पिछले साल 6000 पेन जो होता है इस तरह का पेन आपके पास आपने काउंट किया था, तो वो आपके पास 6000 के में अवेलेबल था, लेकिन जब आप करंट ईयर में इसको काउंट किए तो 10,000 वो हो गया। ये अपने आप हो गया क्या? ये अपने आप नहीं हुआ। आपने क्या किया होगा, आपने इसको परचेज किया होगा। क्या किया होगा? परचेज किया होगा, तब जाके ये बढ़ा। तो इसको आप लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। 6000 था, 10,000 हो गया, आपका 4000 क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसमें आपको मैंने क्या बताया, इसमें देखना पैसे का आना पैसे का जाना, कैश कम्स इन कैश गोज आउट। तो ये देखिए, जब आप कोई चीज सामान खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जब सब बात है, जब आप सामान खरीदते हैं तो पैसा मेरा जाता है। पैसा क्या होता है? गोज आउट। पैसा जाता है, जो पैसा जाता है वो माइनस में होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मशीनरी का। तो मशीनरी की बात करते हैं तो हम लोग सेल ऑफ 4000 से 1000 हो गया, अपने आप तो नहीं हुआ होगा। सेल ऑफ मशीनरी 4000 था, 1000 हो गया, तो इसको हम लोग सेल मान लिए। कितना हो गया? ये 3000। और जब सेल हम लोग होगा तो ये पैसा आएगा। तो ये पैसे का हम लोग आना है यहाँ पे। तो पैसा आ रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, पैसा अगर जा रहा है तो वो निगेटिव रहेगा। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका इन्वेस्टिंग का डील हो गया। इसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं फाइनेंसिंग का। तो फाइनेंसिंग का आप ध्यान से देख लो। इसको हम लोग कर देते हैं शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल हो गया। ये शेयर कैपिटल हो गया, और ये आपका डिबेंचर हो गया, और ये आपका बैंक लोन हो गया। इसको 3000 से इसको कर देता हूँ 7000। तो देखिए इसमें क्या है, जनरली हम लोग पढ़े भी हैं, कंपनी चैप्टर पढ़े थे जिसमें शेयर के बारे में पढ़े थे कि शेयर कैपिटल जो है कि मान लो 5000 है, बिजनेस को जरूरत है 7000 का, तो 2000 हम लोग इशू करते थे। तो इशू करने पे क्या होता था कि पैसा आता था। तो उसी तरह यहाँ पे शेयर कैपिटल 6000 था, 10,000 हो गया, अपने आप नहीं हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। 6000 से ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका 4000, ये आपका 4000 आपका यहाँ डिफरेंस हुआ। यहाँ पे पैसा आपका आ रहा है, ये कम सिन हो गया, पैसे का आना हो गया, पैसे का आना। और जब पैसा आता है तो वो पॉजिटिव होता है। देखिए शेयर और डिवेंचर में अगर आप पैसा इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं लिख के बेहतर है कि आप इशू लिखो, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको रिडम्पशन लिखो। डिवेंचर 4000 से 1000 हो गया, तो ये क्या हो गया? आपका रिडम्पशन हो गया। रिडम्पशन का मतलब यहाँ पे पेमेंट से है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 4000 से 1000 हो गया, तो 3000 का आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे पैसा गोज आउट, पैसा यहाँ पे जा रहा है। उसके बाद बैंक लोन है 3000 से 7000 हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका बैंक लोन है 3000 से 7000 हो गया। तो यहाँ पर आपका इंक्रीज इन बैंक लोन हो गया, तो 3000 से 7000 हो गया,
अपने आप तो नहीं हुआ होगा। 3000 लोन 7000 कैसे हो गया? जाहिर सा बात है, फिर से लिए होंगे तो फिर पैसा आया होगा। तो यहाँ पे भी पैसा कम से है। तो आज का ये वीडियो आपको कैश फ्लो का पहला पार्ट है ये। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपको इसका चार्ट के बारे में बताएंगे। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपको डाउट है या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। थैंक यू।